स्क्रीन शेयर करते हैं। नेक्स्ट अपने करने वाले हैं रेफरेंसेस। उससे पहले ये देखो, स्क्रीन शेयर हो रहा। इसमें देखो अपने ने क्या किया था, प्रपोजल या साइनॉप्सिस और थीसिस। इसमें हम क्या करके आए थे, राइटिंग की बात कर रहे हैं और बोले जैसे टाइटल लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, एम्स ऑब्जेक्टिव्स लिखे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, मटेरियल एंड मेथड्स करे और रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं अभी। बीच में ये तो लिखने वाली बात होती है। साइनॉप्सिस में हम ये क्या लिख रहे होते हैं, लगभग यही हेडिंग्स लिख रहे होते हैं। मेथड्स एंड मटेरियल के बाद तो रेफरेंस ही लिख रहे हो। बीच में एक जगह जो इसमें हेडिंग्स में कई बार डला होता है, कई बार नहीं डलता, वो होता है हाइपोथेसिस वगैरह, ठीक है। वो कई बार अलग हेडिंग होएगी, कई बार इसमें डाल देते हैं साथ में, मतलब एम्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कई बार डला होता है। वो अलग अलग लोग कहाँ कहाँ डलवाना चाहते हैं, पर ये डलता है इसके अंदर। तो उसको बोला जाए, अगर यहाँ पे स्लैश लगा के लिख दो तो ये भाई इसके अंदर कि भाई हाइपोथेसिस। ये अलग हेडिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर इसके नीचे कहीं ना कहीं तो होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं तो आएगी ये, तो ये इसके साथ चलेगा। अब यही चीज इसके आगे वाले के साथ चलेगी, यहाँ पे भी डल जाएगा और कई बार इसकी हेडिंग्स अलग चलेंगी। तो ये तुम्हें क्लियर हो। तो इसके अंदर क्या करना है कि टाइटल, इंट्रोडक्शन, एम्स ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भले इससे पहले रखी हो या हाइपोथेसिस के बाद रखी हो, इसके अंदर डाली हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल्स एंड मेथड्स और बाद में रेफरेंसेस। बीच में जो एथिकल अप्रूवल, बजट या प्रपोजल समरी, ये चीज होती है, ये तुम्हें स्टेप्स बता दिए कि भाई एथिकल अप्रूवल के लिए जाता है, वो बजट डिसाइड होता है उसको। अगर मतलब ये ऑल ओवर स्टडीज की बात की जा रही है, अपने यहाँ तो कोई बजट दे नहीं रहा, पैसा दे नहीं रहा, पर जनरल ये स्टेप होता है। इवन कि हमारी स्टडीज के अंदर भी अब CCRH बजट देने लग गया है। अगर तुम वहाँ साइनॉप्सिस जमा करवाते हो, ढंग से करवाते हो, तो वो तुम्हें अपनी स्टडी करने के लिए पैसा देता है। उसके लिए पहले एथिकल अप्रूवल होगा। एथिकल कहाँ पे होगा, मतलब जो तुमने इतना सारा सामान तैयार किया होगा, वो जो प्रपोजल तैयार किया होगा, वो अपने कॉलेज की एथिकल कमेटी के अंदर जाएगा। वो लोग अप्रूव करेंगे तो एथिकल जो अप्रूवल आता है, कई बार ये स्टेप्स यहाँ दे रखा है। एथिकल वो स्टडी पे डिपेंड करता है। बड़ी स्टडीज में क्या होता है, ये बजट पहले अप्रूव होता है कि तुमने स्टडी भेजी और जिससे बजट लेना है तुमने वो स्टडी उसको भेजी, और वो भी देखेगा, वो अपनी एथिकल कमेटी को दिखाएगा। हो सकता है उसके पास कुछ ऐसा सेटअप हो कि भाई वो देखे कि तुम ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बजट पास होने के बाद में एथिकल कमेटी के पास आता है। मतलब स्टेप कभी ऊपर होता है या नीचे होता है, बुक में ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन पहले प्रैक्टिकली होता है कि एथिकल जो कमेटी होती है वो ये देखती है कि तुमने जो जिसने तुमको पैसा देना है उसने ऑलमोस्ट थोड़ा कुछ ना तो चेक किया होगा तुम्हारे कागजों में कि तुम क्या कर रहे हो, एक तरीके से सारे एथिक्स, सारे कागज, सारी गाइडलाइन तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो इसी वजह से उसने तुमको बजट दिया होगा। तुम्हें बजट मिला है, तुम्हारी स्टडी में कोई पैसा डाल रहा है, तो अब तुम आगे अब एथिक्स कमेटी से प्रूव कराने आए हो, तो एथिकल अप्रूवल उसके बाद होता है। और कई बार उसकी समरी भी मांगते हैं। अब ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये बुक में ऐसे दे रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है ये ऊपर नीचे होते हैं कि एक समरी बनाने के बाद में तुम बजट वाले बंदे के पास लेके जाते हो और बजट वाला बंदा पैसे देता है, उसके बाद एथिकल अप्रूवल होता है। तो लेकिन बुक में ऐसे दे रखा है। प्रैक्टिकली मुझे ये उल्टा लगता है, मुझे पर्सनली, कि भाई ये स्टेप्स ऊपर नीचे ऐसे होते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो स्टेप्स हैं एक तरीके से जो प्रैक्टिकली हो रहे होते हैं। और ये जो चीज है बाकी सारे ब्लैक के अंदर, ये तुम टाइप करने में जब तुम लिखते हो, और ये एक तरीके से तुमको इसके अंदर घुसा हुआ एक फॉर्मेट है, इसलिए तुम्हें बता दिया। अब थीसिस के अंदर क्या होता है, थीसिस में जब तुमने टाइटल तो यही डिसाइड कर लिया था साइनॉप्सिस में, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, उसका सीधा टाइटल लिख के सिर्फ इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हो। तो टाइटल के बारे में तो कुछ काम कर नहीं रहे। तो एक तरीके से इसका मतलब या रिसर्च क्वेश्चन, इससे पहले अगर इन दोनों से भी ऊपर पहले अगर तुम रखोगे तो क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये कर रहे हो यहाँ पे, इससे भी पहले तो रिसर्च क्वेश्चन हमारा सबसे पहले बन रहा है। अब रिसर्च क्वेश्चन के लिए जो तुम्हारे को मैंने स्टेप्स बताए थे, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो सब चल रहा है। उसके बाद जाके तुम्हारा वो फाइनल हो गया। तुम उसके लिए पहले तुम एक जगह देखे, लाइक रिव्यू लिटरेचर किया, तुमने ये देखा, फिर तुम कर भी पाओगे, अपने आप को चेक किया है ना, फिर वो सब रिसोर्सेज चेक किए। तो ये सब कुछ करने के बाद तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन के बाद, ये सारे प्रोसेस के बाद रिसर्च क्वेश्चन कैसे बना उसके अलग प्रोसेस है।
टाइटल क्या, इंट्रोडक्शन क्या, एम्स ऑब्जेक्टिव क्या, ये सब यहाँ तक खत्म। तो अगर वो तुम्हें बोले कि भी रिसर्च साइनॉप्सिस राइटिंग लिखने का क्वेश्चन आए तो ये लिखना है विद रिसर्च क्वेश्चन, पहले हेडिंग डाल के, पहले रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड होता है और साइनॉप्सिस लिखनी होती है, तो साइनॉप्सिस ऐसे लिखते हैं। अगर आ जाए थीसिस राइटिंग तो लिखना है ऐसे, जिसमें ये तुम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो क्वेश्चन की कि भले मतलब जो रिसर्च क्वेश्चन उससे पहले डिसाइड हो चुका है, साइनॉप्सिस में हम टाइटल दे चुके हैं, तो जो थीसिस राइटिंग स्टार्ट जो हेडिंग स्टार्ट्स होती है वो यहाँ से होती है, जिसमें इंट्रोडक्शन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल, मेथड्स और रिजल्ट और एनालिसिस। इसमें नहीं आएगा रिजल्ट एनालिसिस, ये क्योंकि ऑब्वियसली है कि भाई यहाँ पे तो हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है, तो किस क्या काय का रिजल्ट और काय का एनालिसिस, फिर उस चीज का डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारा कुछ एक ही चीज का मटेरियल है, एक ही तरीके से इंटरलिंक्ड है, तो इसी से होगा। फिर लास्ट में अगर कोई समरी है, ये हेडिंग कई लोग मांगते हैं, कई लोग नहीं मांगते, तो उसके बाद हमने किया एक्नॉलेजमेंट, जो तुमको बताया था मैंने, ठीक है। तो ये समरी अलग देते हैं, जैसे कि इससे पहले एक, अब आगे जो तुमको मैंने बताया था एक एब्स्ट्रैक्ट, एक हेडिंग है, तो ये अब तीसरा इसकी हेडिंग बनाएंगे रिसर्च पेपर राइटिंग, जहां वो सबमिट होने वाला है, तो उसके अंदर हेडिंग्स अलग बताऊंगी। लेकिन अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है ये उस वाले पे कि पब्लिकेशन के ऊपर, आई थिंक लास्ट में है तुम्हारे सिलेबस में, वो बता दूंगी तुमको, बस इसके आगे एक और मिल जाएगा कि भाई उसमें क्या हेडिंग्स डलेंगी। तो इन दोनों के बीच में कई लोग एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं और कई लोग एब्स्ट्रैक्ट नहीं मांगते हैं, तो बता दिया कि भाई यहाँ पे क्या एब्स्ट्रैक्ट डलेगा, जो तू सारा मटेरियल चल रहा होगा इसी का एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या चाहिए होता है वो सब डल जाएगा उसके अंदर। तो उसके अंदर जो थीसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डल रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये कंक्लूजन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, एक वो जैसे बोला कि सब हेडिंग्स डलती है 4 के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट वाला ऑप्शनल होता है एक तरीके से, कि कोई डलवाता है कोई नहीं डलवाता। तो इस वजह से इसको मैंने यहाँ बाद में तुमको बोला कि ABSTRACT, ठीक है। तो ये ऑप्शनल इसमें रहेगा इसके अंदर, भाई कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इसमें आएगा, अगर यहाँ डल गया तो ये तो सीधा डल के फिर कई बार जाता ही नहीं है, तो ये डिपेंड करता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च, जब हम पब्लिकेशन में किसी जर्नल में जाके तुम ये सारा इसका एक छोटा फॉर्म, थीसिस का छोटा फॉर्म बनाओगे, जिसे हम कहते हैं कि भाई रिसर्च पेपर का बना दिया पब्लिकेशन के लिए, तो ये पूरे जो 300 पेज की बन रही होगी तुम 10 पेज में बना के समरी एक तरीके से दोगे, तो सारी हेडिंग्स कवर कर रहे होगे, उसमें कौन सी हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो डिसाइड होता है एक्चुअली, इसलिए मैंने अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया कि तुमने किस जर्नल में जाके पब्लिश करनी है, उसकी सबकी अपनी अपने अपना फॉर्मेट होता है। तो उसका एक यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट चल रहा है एक तरीके से, जो सब अपने को चाहिए, साइनॉप्सिस के लिए भी चाहिए, थीसिस के लिए भी चाहिए, मे बी एक दो हेडिंग्स यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग अलग, जो आगे जो रिसर्च पब्लिश करनी है उसमें क्या हेडिंग्स है वो ऑलमोस्ट पेपर्स में सबकी आगे पीछे है, मतलब कई लोग हाइपोथेसिस पहले लिखवाएंगे, कई लोग बाद में लिखवाएंगे, तो इस तरीके से कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जिसको मैं यहाँ तुमको दे दूं। वो जो जिस पब्लिकेशन की होगी उसमें लिखा आता है, जिस पब्लिकेशन पे जाओगे तो वो लिखाएगा ऑथर्स गाइडलाइन, कि ऑथर को गाइडलाइन दी जाती है, और उसका एक होता है कि इंट्रोडक्शन में इतने वर्ड होते हैं, इसके इतने वर्ड चाहिए, इसके इतने वर्ड चाहिए, इसी में चाहिए 5 पेज में होना चाहिए, तो सब सारा उसमें दिया होता है, इसलिए इसको देते नहीं। और मे भी शायद क्वेश्चन थ्योरी में भी नहीं पूछा जाएगा, तुमको एक तीनों चीजें कवर हो गई एक तरीके से, ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, और उस रिसर्च पेपर जो पब्लिश है उसमें क्या हेडिंग्स होने वाली है। तो ये हेडिंग्स कहाँ है, एब्स्ट्रैक्ट। अब ये है कि भाई यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट शायद डले या ना डले, कई लोग डालेंगे, लेकिन रिसर्च पेपर जो हो रहा होगा उसमें तो एब्स्ट्रैक्ट की वैल्यू है, क्योंकि तुम्हें मैंने एग्जांपल भी दिखाया था एब्स्ट्रैक्ट का, उसमें वो रिसर्च पेपर खोल के सबसे पहले हेडिंग ही एब्स्ट्रैक्ट की दिखाई थी, टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वहां तो डलेगा ही डलेगा, अब यहाँ डल रहा है नहीं डल रहा है वो बात अलग है। तो आज हमारा जो लास्ट का है नॉलेज के बाद रेफरेंस, अच्छा नीचे चला गया ये, तो रेफरेंस लास्ट पॉइंट जो रह गया, तो ये जो है एथिकल अप्रूवल, बजट या प्रपोजल समरी, तो मैं दिखा देती हूँ, मतलब एक तरीके से बात सुनने वाली बात है एक तरीके से, और कुछ भी नहीं है, एक पेपर की कटिंग भेज दूंगी, उसमें से पढ़ लेना क्या होता है, बजट क्या होता है उसके अंदर, इतना डिटेल वाली बात नहीं, जो डिटेल वाली बात है वो है रेफरेंस। ठीक है, तो क्योंकि अपना ये टॉपिक ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया, इसके बाद में रेफरेंस के बाद में एक तुमको प्रैक्टिकली सबसे पहले मैं दिखा दूं कि प्रैक्टिकली वो क्या चीज होती है, जो रेफरेंस की बात हो रही है
और फिर उसको कैसे लिखते हैं, बहुत तरीके हैं। रेफरेंस हम लिखते क्यों हैं, रेफरेंस की ज़रूरत ही क्यों है, बहुत पॉइंट्स है एक तरीके से। सबसे इजी वर्जन में जो तुमको दिखाती हूँ कि तुमको दिख जाए। पहली बात तो जो तुमको मैंने रेफरेंस मैनेजर बताया था एक मेंडली, वो डाउनलोड करना, वो तुम्हारा हेल्प करेगा। और रेफरेंस लिखने का कि रेफरेंस कहाँ से लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत ही क्यों है, या क्या क्या स्टाइल्स होते हैं उसको लिखने के। अरे कहाँ गया, ये रहा। थिंक तुमको दिख रहा होगा। शेयर हो रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस के अंदर क्या क्या लिख रहे होते हैं, बुक्स, ये सिर्फ हेडिंग सेक्शन देख लो। किताबें लिखनी है, ई बुक्स कोई हैं वो लिखनी है। बुक्स के अगर चैप्टर हैं वो कैसे लिखते हैं, मतलब कोई चैप्टर ही तुमने अंदर से रेफर किया है, पूरी बुक के अंदर कोई पेज नंबर पर, जैसे तुमको बताया था, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है कि भाई कैसे लिखना होता है। इसका जो प्रैक्टिकल है वो दिखा देती तुमको। जर्नल आर्टिकल से सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लो एक बार, जो मैं तुमको समझाना चाहती हूँ। ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ सीधी पहले तुम्हें, उसके बाद उसकी थ्योरी बताऊंगी। उसके बाद में जर्नल जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल अलग लिखे जाते हैं। जर्नल मतलब जो तुम्हारी लाइब्रेरी में आ रहा है, तो अपने को हार्ड कॉपी मिली है, उसको कैसे लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स जो है उनको कैसे लिखना है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं वो लिखना है। और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं वो जब तुम उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, मतलब उसको अगर तुमने वहां से कुछ उठाया है तो मेंशन तो करना पड़ेगा कि ये तुमने वहां उठाया था इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से, वरना तुम अगर एविडेंस बेस पे उसकी वैल्यू देखोगे तो न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर से उठाई गई चीजें पीयर रिव्यूड नहीं होती, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती। अब पीयर रिव्यूड क्या मतलब है, पीयर रिव्यूड मतलब उसको किसी और बंदे ने चेक नहीं किया होगा। जैसे कि भाई कोई न्यूज आई, न्यूज लिखने वाला जो एक बंदा होता है उसने न्यूज लिख दी, अपने एडिटर के पास भेज दी, जो उसका हेड है न्यूज़पेपर का, उसने वो आर्टिकल चेक किया, या मे बी जो भी उसका सुपीरियर आर्टिकल चेक करने वाला, उसने चेक किया कि भाई ठीक है न्यूज सही है कि नहीं, वो कितना ऑथेंटिक मानते हैं उस चीज को, और जो उसमें सारा मैटर लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। ये वो ज्यादा लोगों से चेक नहीं करवाते उसके अंदर, बस न्यूज़पेपर में उन्होंने छाप दिया। अगर जो मैटर कोई दो लोग मिलके, उसके एक्सपर्ट मिलके उसको चेक करते हैं, मिनिमम दो की मतलब जनरली बात है कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं पीयर रिव्यू, कि रिव्यू किया गया है उन्हीं के डिपार्टमेंट के किसी दूसरे लोगों ने। डिपार्टमेंट मतलब सेम लाइन के। अगर जैसे होम्योपैथी का कोई पेपर मैं पब्लिश करने को दे रही हूँ, तो एक दूसरे 2 होम्योपैथ या 3 होम्योपैथ मिलके उस पेपर को दोबारा से चेक करेंगे, हर एंगल से चेक करेंगे, कि ये तो चेक करेंगे कि भाई ढंग से जो गाइडलाइंस फॉलो हुई है कि नहीं, और जैसे लिखा जाना है वैसे लिखा, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखा गया कि नहीं, एथिक्स फॉलो हुए कि नहीं, गाइडलाइंस फॉलो हुई कि नहीं है। तो मोटी मोटी बात ये तो है ही, रिसर्च का है ही पार्ट। दूसरा, होम्योपैथिक एंगल से भी उसमें कोई डाउट तो नहीं है, मतलब जैसा मेडिकल उसमें होना चाहिए, तो वो चेक करने के बाद ही कोई, क्योंकि जर्नल में, बुक में या किसी चीज में तुम ऐसे ही कुछ नहीं छाप सकते, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हाँ, तुमने अपने नाम से कोई किताब छाड़ी है, तुम छाप दी उसके अंदर, और उसके अंदर तुम ही ऑथर हो, तुमने किसी से कोई, मतलब उसमें कोई गलती भी हो सकती है, तो तुम, जो अच्छे ऑथर्स होते हैं वो हमेशा दूसरों को, 2 लोगों को चेक करवाते हैं। इसलिए जब तुम कोई बुक खोलते हो तो सबसे पहले क्या होता है, प्रीफेस वगैरह होता है और फॉरवर्ड वगैरह, ऐसा तुम पेज देखते हो उसके अंदर, तो वो क्या होता है, इसका मतलब उन लोगों ने, कोई ढंग के लोगों को बुक पढ़ने को दी, उन्होंने कोई गलती वगैरह गाइडलाइंस होने दी, उन्होंने चेंज किया होगा। तो समथिंग, कोई मैटर किसी ना किसी ने तो क्रॉस चेक किया है, ऐसा ही नहीं किसी ने अपने मन से कुछ भी लिख दिया। तो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है वो होता है कोई मतलब एक तरीके से किसी ने चेक नहीं किया होता। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल हम रेफरेंस के लिए यूज तो करते हैं, मतलब अगर उसमें कोई बढ़िया जानकारी दी हो, हम सिर्फ यही कह के कि यार ये तो न्यूज़पेपर में आया है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कह के उसे छोड़ नहीं सकते, उसे हम ले सकते हैं हेल्प के लिए। लेकिन जब हम रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे होंगे, जब वो पब्लिशर में जा रहा होगा, वहां वाले रेफरेंस कहाँ लिखा गया, साइनॉप्सिस के नीचे भी लिखा गया,
अब थीसिस के नीचे भी लिखा गया, ऐसे रिसर्च पेपर होगा उसके नीचे भी रेफरेंस लिखा जाएगा। तो जो उसके अंदर जो पेपर पब्लिश होता है उसके अंदर से रेफरेंसेस में न्यूज आर्टिकल्स हटा दिए जाते हैं, बाकी रेफरेंसेस एक्सेप्टेड होते हैं, न्यूज़पेपर को वो ऑथेंटिक नहीं मानते इस वजह से। और न्यूज़पेपर से जो तुमने मैटर भी लिया है वो भी तुम रिसर्च पेपर में जो 5 पेजेस के अंदर वो मैटर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो लो लेवल का एविडेंस मानते हैं। वो बढ़िया, वो चाहते हैं कि जो मैं 5 पेपर का पेपर पब्लिश कर रहा हूँ उसमें जो मैटर लिखा हो वो ऑथेंटिक हो और जनता उसी को पढ़े। और हाँ, उसका किसी का इंटरेस्ट है कि तुम्हारा पूरा पेपर पूरी थीसिस कोई पढ़ना चाहता है तो उसका कोई लिंक तुमसे मांग ले और वो पूरी पढ़ ले, उसमें तुमने न्यूज़पेपर का कोई रेफरेंस दे रखा है तो वो अलाउड होगा। न्यूज़पेपर वाले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी लाइन में बहुत बार हम लगभग जो डेटा है अपनी पुरानी बुक से ही उठा रहे हैं, लेकिन जो नया काम हो रहा है उसके बारे में, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में आ गया, आगे भी लिखा होगा कॉन्फ्रेंस को कोड करना, तुम किसी सेमिनार में जाके आए, वहां से भी जो वो चीजें भी ऐड होती है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑन वेब, ठीक है, वेब पेजेस है, ब्लॉग्स हैं जैसे ट्विटर वगैरह, वहां से भी कहीं से तुमको कुछ मिला है, कुछ तुम्हारी नया ही टॉपिक है जिसका कोई मैटर ही ज्यादा अवेलेबल नहीं है और यहीं पे बात हो रही है, तो तुम उठाओगे कहाँ से? तो हर तरीके का जो मैटर है कहाँ से मिल सकता है उसका ये तरीका है एक तरीके से कि यहाँ से मिलता है। हाँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो बात की बात है उसके अंदर, तो लिखते हैं। अब हर तरीके का, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरीज, डेजर्टेशन, पुरानी कोई थीसिस, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ऐसे कोई लेक्चर्स हो रखे, अब मैंने ही कुछ पढ़ाया तुमको, ठीक है, और तुमने इसको कोट कर दिया ऐसे ऐसे करके, तो ये कर सकते हो, लेकिन उसका एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसको करने का, उसका कितना का वैल्यू होगा। पर्सनल कम्युनिकेशन कि भाई किसी से पूछा तो कैसे होता है, तो इसके ये क्लिक्स कर लो इसको। टेलीविजन प्रोग्राम्स में कहीं देखा, रिकॉर्डेड कोई लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन, स्पीचेस या इंटरव्यू समथिंग, और या कोई सेकेंडरी कोई सोर्स है, ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ इतना ही है, और भी बहुत कुछ है, मतलब ये अपने सर की बुक से उठाया मैंने, तो क्योंकि इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि भाई ये इतना कुछ हो सकता है जहां से तुम मैटर इकट्ठा करते हो। सिर्फ ये नहीं कि वेबसाइट पे जाके सर्च किया और किया, या लैब में जाके 4 बुक्स उठाई, तुम्हें बोला बहुत टाइप का मैटर आता है, अलग अलग तरीके से आता है, और जहां से आया उसको हर एक को अलग अलग से लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जर्नल आर्टिकल है, लास्ट नेम पहले आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर ऑथर का नेम आएगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, या टाइटल ऑफ आर्टिकल आएगा। ये तुमको मैं मतलब क्या मतलब है प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ, पर मतलब इस तरीके से। और अगर कोई बुक का चैप्टर है तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके, तो हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये तो ही प्रैक्टिकल बात। जब तुमने अब ये देखा है रेफरेंसेस, कोई किताब को उठा के पीछे से देखी है रेफरेंसेस, तुम्हें मैं एग्जांपल दिखाती हूँ पहले तुम्हें कि ये दिखती कैसे है। जैसे कि रेफरेंस मैनेजर तुम्हें मैंने बताया था मेंडले वाला, उसके अंदर एक सेकंड रुको, उसके अंदर और भी एग्जांपल तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुमको ढंग से पढ़ना हो, क्योंकि ये चीज शुरू में ही जब तुम लिटरेचर रिव्यू सर्च करना शुरू करोगे तो वहां पे ही तुम्हें हेल्प करना, मतलब वो पहले से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बाद में तो काम करने के बाद तो लगता है कि लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर नहीं है, स्टार्टिंग इसका काम शुरू से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वो यूज होगा एक तरीके से। हाँ, तो ये देखो, अब जैसे कि दिखने लगा तुम्हें, हाँ, जैसे किताब के लास्ट में तुम्हें ऐसे दिखता है, तो इसमें क्या होता है, ये समझने वाली बात क्यों है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्यों इंपॉर्टेंस है। 5 मिनट में तुम्हें बताऊं कि रेफरेंस लिखने और काम खत्म हो जाए। तुमने जो अपना काम किया, तुम जब पब्लिश करते हो तो जो ढंग के लोग होते हैं, जैसे तुमको पहले मैंने बताया था कि टाइटल देख के समझ आ जाएगा, एम्स और ऑब्जेक्टिव देख के समझ में आएगा, मेथड कोई जाके डीपली तुम्हें देखा जाएगा तो मेथड्स और मटेरियल्स निकाल लेगा, और उसमें तुमको उसको पता चल जाएगा तुमने कैसे स्ट्रक्चर किया, और उसके बाद में ये सारा काम जो तुम्हें कैसे करते हैं, बड़ी से बढ़िया तरीके से तुमने कैसे किया, ये सब कुछ तुमने बढ़िया ही किया है। ये सिर्फ उसके बनाने के तरीके पे नहीं है, मतलब तुमने टाइटल बहुत अच्छा सा बना दिया, तुमको पता है रिसर्च स्टडी
कितने टाइप की थी, या वो स्टडी डिजाइन कैसा था, तुमने बढ़िया से बढ़िया टाइटल बना दिया, तुमने बढ़िया से बढ़िया बता दिया कि भाई एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बना दिया, मतलब तुम्हारी इंग्लिश अच्छी थी, तुम्हें पता था क्या क्या गलतियां करनी है क्या नहीं करनी, तुम्हारी उसमें तुम्हारी कला दिखती है कि भाई तुमको ये ढंग से करना आता है। जो अभी तक मैंने तुमको 10 लेक्चर्स में जो तुम्हें समझाया, तुमने वो अच्छे से सुना और तुमने उसको अच्छे से लिख दिया। इससे पता चलता है तुम्हें लिखना आता है। इट मीन्स कि तुमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो थीसिस राइटिंग का काम तुम्हें अच्छे से आता है, लेकिन तुमने सच में अच्छे से प्रैक्टिकली काम किया होगा। मतलब जो तुमने रिसर्च अच्छे से कंडक्ट करी होगी और तुमने जो रिव्यू लिटरेचर के अंदर सामान डाला है वो ढंग का होगा। मतलब ऐवे ही नहीं कि भाई हो सकता है कि तुमने जिन सोर्सेज से मटेरियल उठाया, सोर्सेज मतलब तुमने 10 किताबों से तुमने कौन सी 10 किताबें उठा के और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डाल दी, उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देख के तुमने टाइटल डिसाइड कर लिया और तुमने काम करना शुरू कर दिया और अच्छा सा काम किया है, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है उसका, काम बड़ा चमक मतलब एक तरीके से बढ़िया से काम कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? ओरिजिनल जो सामान है, ओरिजिनल सामान क्या है? रेफरेंसेस। मतलब तुमने जो बुक्स उठाई थी जिससे जिससे तुम्हारी सोच बनी वो कैसी थी? मतलब अगर तुम्हें बोला अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुमने ऑर्गेनन पढ़ी है, या तुम सीधा ही मतलब देना शुरू कर दिया, मटीरिया कौन सी पढ़ी तुमने एलन पढ़ी या कौन सी पढ़ी, दुबे पढ़ी या क्या पढ़ी? क्या वो कहेगा कि नहीं मैंने तो कैंट की पढ़ी थी। इसे तो समझ में आ रहा है कि वो जो जिस ऑथर की किताब पढ़ के आया है वो पर्सन कैसा है। तो इस तरीके से जो पीछे तुम रेफरेंसेस डालोगे तो तुम्हारी क्वालिटी ही इससे डिसाइड होने वाली है। तुमने पूरा काम, बहुत लोग ऐसे होते हैं ज्यादातर क्या कहते हैं कि रेफरेंसेस सबसे अच्छे तरीके से लिखते हैं, मतलब अच्छी अच्छी किताबों के नाम डालते हैं उसके अंदर, उसमें से मैटर उठा के डालते हैं। तो जो उन्होंने कंडक्ट करी होती है स्टडी, अगर उसको स्टडी को कंडक्ट करने में कोई दिक्कत आ गई, बाई चांस उन्होंने स्टडी डिजाइन गलत कर दिया या कैसे करना था, तो वहां की कई बारी गलती, जो कि कई लोग ये मानते हैं कि रेफरेंसेस बहुत अच्छे यूज करे थे, अगर वहां की गलती है तो वो उसको कहते हैं कि रिसर्चर्स को शायद इस मतलब एक सेकंड लेवल की गलती होगी। यहां पे अगर तुमने ढंग की बुक्स नहीं उठाई, इट मीन्स कि तुमने काम ही नहीं अच्छा किया, तुम्हारी सोच ही नहीं अच्छी थी, तुम्हें पता ही नहीं था। तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है दिमाग में। इसको तुम करोगे तो तुम जो बुक्स उठा रहे हो जो उसी का तुम रेफरेंस लिखोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने उस बुक से कुछ उठाया भी नहीं और रेफरेंसेस बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं क्या करते हैं, उससे काम लिया तो है नहीं, उसमें से एक लाइन भी नहीं उठाई लेकिन रेफरेंस लिस्ट में डाल दी, 50 रेफरेंसेस इतने लंबे लंबे डाल दिए। तो वहां से वो जब वो दिखा जाता है, जो तुमको बताया था साइटेशन, इसके आगे नंबर लिखा जाता है 1 2 3, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि कोई जैसे एग्जांपल दिया हो कि यहाँ पे कोई जैसे लाइन लिखा हुआ है उसके ऊपर लगा दिया 1, तो जो अगर ये जो यहाँ पे ये बुक का नाम लिखा हुआ है इसके आगे 1 लिखना होगा, तो यहाँ बताया जाएगा कि भाई ये जो इतना सा मटेरियल था ये इस किताब से उठाया था। ये कोई दूसरी लाइन थी, इसके आगे लिख दिया 2, और ये जो रेफरेंस लिस्ट में अगर इसके आगे 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये जो 2 लाइनें उठाई गई थी वो इस किताब से उठाई गई है। तो इसे कहते हैं साइटेशन करना। तो पता चल जाता है तुमने रेफरेंस लिस्ट के अंदर अगर साइटेशन भी कर दी, दोनों चीजें, इट मीन्स आपका काम बहुत ऑथेंटिक है। तो वहां पे अगर कोई बाई चांस कोई गलती भी होती है तो सेकेंडरी होती है एक तरीके से, मतलब इसको इतना ऐसा नहीं कहते कि स्टडी रिजेक्ट ही हो जाए। तुमने पेपर पब्लिश कर दिया तो पेपर रिट्रैक्ट ही हो जाएगा, वहां से हटा लिया जाएगा, ऐसा होने के चांसेस नहीं होते। इस वजह से रेफरेंस की इतनी इंपॉर्टेंस होती है इसके अंदर। अब उसमें क्या करना है कि ये है अब इसको लिखते कैसे हैं। एक तो तुम्हें पता चला कि अच्छी बुक्स उठानी है और बुक्स के अलावा क्या क्या उठता है ये तुम्हें बता दिया। उसके बाद अब जब कोई तुमने उठा लिया, अब उसको लिखते कैसे हैं एक तरीके से ऐसे लिखा होता है कि भाई जैसे कि तुम में से जैसे इसका नाम है उज़मा मुनीर, तो जो इसमें लिखा जाएगा तो उसमें पहले मुनीर पहले लिखा जाएगा और उज़मा का यू यूज होएगा, इनिशियल्स यूज होंगे। तो आपका जो सरनेम है वो सरनेम पहले लगता है और जो आपका मेन नेम होता है उसकी सिर्फ इनिशियल्स लगते हैं। तो जो आरबी है मे बी इसका 2 वर्ड का नाम होगा मेन नाम, तो इसलिए आरबी लिखा गया है, वरना आर ही लिखा जाता है एक तरीके से। तो ये इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में हम किसी को नाम से पहले बुलाते हैं, जैसे मुझे उज़्मा बताऊंगी मैं, लेकिन जब जिन लोगों ने ये रेफरेंस फॉर्मेट डिसाइड किया आउट ऑफ इंडिया के, जैसे कि जिस भी होगा, जर्मनी वालों ने किया, भले शिकागो वालों ने किया, भले अमेरिका वालों ने किया, जहां सबसे पहले बनने लगा काम, रिसर्चेस होने लगी, तो उन्होंने उस एरिया के अंदर
लोग एक दूसरे को उसकी कास्ट से ज्यादा जानते थे, बाय नेम नहीं जानते थे। तो उन्होंने रेफरेंसेस को लिखने का स्टाइल ही ऐसे तरीके से डिसाइड कर दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड रेफरेंस ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे तो कि भाई ये एक अजीब तरीका है कि भाई उसकी कास्ट को पहले लिख दो, उसका नाम गायब भी कर दो एक तरीके से। तो लेकिन इसको लिखा ऐसे लिखा जाता है। तो उसके बाद में एक क्या है, एडिटर है, उसके बाद उसमें एक ऑथर है, 2 ऑथर है, ये कितने हैं। जो अगर 6 ऑथर हैं तो 6 ऑथर्स के तो नाम बारी बारी लिखे जाते हैं, लेकिन 6 के बाद अगर 7वां है तो ETAL, इटैल बोलते हैं, ETAL लिखा जाता है ऐसे करके। 7वें ऑथर का नाम लिखा जाता है, मतलब सिर्फ 6 ही मेंशन कर पाओगे, बहुत लंबा, ये पूरा पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे करके इसमें लिखा जाता है। दूसरी बात, फिर उसका आगे जैसे इन्होंने उसकी बुक का जो भी उसका टाइटल है वो तुमने किस बुक से उठाया, वो ऑथेंटिक, मतलब ये इसके आगे लिखा है कि कौन सी पब्लिकेशन है, वो उसका कौन सा एडिशन है। और इसके अंदर जो ये कॉमा और ये डॉट लग रहे हैं, इसका भी एक एक मीनिंग है, ये यही ऐसे ही लगना है। कौन सी सिटी का था ऐसे करके। फिर ये डबल डॉट लगने के बाद क्या लिखा गया, कंपनी का नाम। फिर इसके बाद ये सेमीकोलन लगने के बाद उसका ईयर लिखा। फिर पेज नंबर कैसे लिखते हैं, P.6 ऐसे करके। तो ये जो तरीका है एक तरीके से, मतलब इसके अंदर एक अगर बुक लिखी जाएगी तो इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर ये यहाँ पे लिंक डाल दिया, ये डला हुआ है वेबसाइट का लिंक, तो ये वेबसाइट की लिंक अगर डलेगा तो ऐसे डलेगा। और ये कोई बुक है या किसी शायद ये PDF है शायद, तो ये डलेगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ये तरीका है। और ये एक ही तरीका नहीं है, मतलब कि भाई पहले नाम, फिर उसका टाइटल, फिर उसका पब्लिकेशन, फिर उसका एडिशन या उसका ईयर, जो जहां पब्लिश हो रहा है वो कौन से शहर का था वो, आगे उसका अगर कुछ और एडिशंस है उसका ईयर, देन पेज नंबर, बुक का नाम है या कुछ भी। ये जो तरीका है ये एक तरीका है, ऐसे और बहुत तरीके हैं। जैसे इसका नाम अगर बोल दिया जाए VPA स्टाइल, वैनकूवर स्टाइल, शिकागो स्टाइल, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। जो तुमको दिया होगा साइनॉप्सिस का फॉर्मेट, उसमें लिखा होगा, आई थिंक वैनकूवर सबसे यूज होता है, वो स्टाइल होगा। तो उस स्टाइल के अंदर ऑथर का नाम कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, वैसे लिखते हैं, हर एक ये सेक्शन है एक्चुअली, मतलब ये एक तरीके के इसके बहुत सारे सेक्शन हो गए इसके रेफरेंस के। तो कैसे लिखा जाएगा, तो पहली बात तो तुमको वो उतने सारे मत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई हार्वर्ड स्टाइल या वैनकूवर स्टाइल और शिकागो स्टाइल, या ये बस तुमको नाम याद रखने हैं कि भाई ऐसे करके रेफरेंसेस लिखने के बहुत अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं, जिसमें से एक स्टाइल हम यूज करते हैं वो है वैनकूवर वाला, या जो भी तुमको बोला गया उसमें करने के लिए। और उसको कैसे लिखते हैं, तुमको बस ये लिखना है कि मतलब कैसे लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी तुमको क्या देखना होगा कि बुक कैसे लिखते हैं अलग तरीके से, वेबसाइट कैसे लिखते हैं अलग तरीके से, जर्नल कैसे लिखते हैं अलग तरीके से। तो उसमें तुमको 10 तरीके देखने पड़ेंगे। तो एक स्टाइल के अंदर भी सब स्टाइल्स कितने हो गए। तो इसके अंदर एक एग्जांपल जैसे तुमको ये बता रही हूं, ताकि मैं तुमको डिटेल में ना बताऊं, तुमको बस ये देखना है कि तुम्हारा वाला कौन सा स्टाइल था। नेट पे जाके उसको सर्च करो और ऐसा सा कोई एग्जाम्पल आ जाएगा। तो जैसे लिखा दिया कि भाई ये है ऑथर का नेम, जैसे ऑथर का कैसे, जैसे 6 नाम लिखे गए हैं तो कॉमा लगा कैसे लिखे जाएंगे, जिसमें पहले उसका मेन उसकी कास्ट होगी और उसके बाद उसके इनिशियल्स, नाम के इनिशियल्स यूज हो रहे होंगे, तो 6 हो जाएंगे। फिर उसका टाइटल है सही तरीके से, फिर उसका जो जर्नल का नेम है, एब्रिविएशन, जो जर्नल का नेम होता है वो पूरा नहीं लिखा जाता, टाइटल पूरा लिखा जाता है। जैसे करेक्ट टाइटल ऑफ द आर्टिकल टू कम आफ्टर द ऑथर्स नेम, ऑथर के नेम के बाद उसका टाइटल सही से लिखा जाएगा। लेकिन जो उसका जिसमें जहां वो पब्लिश हुआ है, भले वो बुक जिस पब्लिकेशन ने बुक करी या वो किसी जर्नल ने पब्लिश करी है, उसका एक एब्रिविएशन होता है, मतलब उसका वो जो पब्लिकेशन होता है, जैसे कि IGMR है अपना, जैसे कि जो मोबाइल वाले करते हैं, तो उसने इंडियन जर्नल्स है ऐसे करके उसका पूरा फॉर्म है। लेकिन जब भी उसको रेफरेंस में लिखा जाता है तो उसको IGMR के रूप में लिखा जाता है। ये डिसाइड करने वाले हम नहीं है, ये डिसाइड करने वाला जिसका जर्नल होता है वो खुद बताता है कि भाई मेरा फुल नेम ये है, लेकिन अगर तुम कहीं रेफरेंस में मुझे लिखते हो तो मुझे IGMR करके लिखना। अब तुम्हें कैसे पता कि भाई जो तुम बुक यूज कर रहे हो
उसका जो पब्लिकेशन है उसका कोड नेम क्या है, ये गूगल से तुम सर्च करोगे तो उसको मिल जाएगा तुम्हें करके। तो तुमको उसका वो उन्होंने मेंशन कर रखा होता है, नेट में अवेलेबल है, तो तुमको उसका जो पबमेड में मिल जाएगा, एब्रिविएशंस वगैरह मिल जाती हैं। जो जर्नल लिखने के बाद ईयर क्या था, फिर वॉल्यूम कौन सा है। वॉल्यूम का मतलब जैसे कि आईजीएमआर क्या करता है कि 10 साल हो गए उसे पब्लिश होते, मान लिया कि भाई 2010 में पहला आया था, तो पहले के अंदर भी क्या आया था, साल में कई बार तीन बार पब्लिश हो रहा है, 3 महीने बाद पब्लिश हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि भाई 2009 ईयर मान लिया, भले 2009 में पब्लिश हुआ था, लेकिन वॉल्यूम था 1, और 1 का भी तीसरा पार्ट। कई लोग क्या करते हैं कि वन के बाद अगर साल में 3 पब्लिश कर रहे हैं तो 1 के बाद 2, 3, 4 बनाते हैं, वो उसको वैसा वॉल्यूम बोलते हैं, या 1.1 या 1.2, 1.3 बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये उसका है। तो वो एक उसका तरीका है। और दोनों के बीच में देखो कि यहाँ में सेमीकोलन लगता है, उसके बाद ये ऐसे करके डॉट्स यूज हो रहे हैं इसके, और उसके बाद पेज नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं। तो ये जो पेज नंबर लिखने का तरीका है, ये है 445 टू 447 है ये, मतलब इन्होंने 445 टू 447 लिखने के बजाय 5 to 7 लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा करेक्ट माना जाता है। और बाद में आ गया फुल स्टॉप। तो इसका मतलब हर एक डॉट, हर एक कॉमा, हर एक सेमीकोलन का अपना एक मतलब है, और ये कौन सी चीज पहले लिखी जाएगी, कौन सी चीज बाद में लिखी जाएगी, ये डिसाइड करेगा आपका स्टाइल, कि आप कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हो। अब इसको इतना ही समझना होता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या था और क्या नहीं था, मतलब मेरा कौन सा स्टाइल है, मुझे कौन सा बोला गया, और उसके अंदर कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, और किसके लिए आएगी। मतलब कि ऑथर या बुक, मतलब ये कौन सा, अगर मैं जर्नल के लिए यूज कर रहा हूँ या वेबसाइट लिंक के लिए यूज कर रहा हूँ, या क्या चीज ढूंढना चाहता हूँ, और उसको लिखने का तरीका क्या है, एक तरीके से बुक का नाम कैसे लिख रहा हूँ। तो हर चीज का अपना एक तरीका होगा। उसका एक बढ़िया सा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, नेट पे देखोगे तो कई वीडियोस भी मिल जाएंगे तुमको, इसलिए मैं तुमको बहुत डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल है। अगर तुमने मोस्टली चीजें नेट पे सर्च करने लग गए, तो तुम मेंडले रेफरेंस जो मैनेजर है वो तुमने शुरू में डाउनलोड कर लिया, तो ये जो सारा लिखने का काम है कि भाई ये पहले लिखना था, ये बाद में लिखना था, उसमें सिर्फ इतना सिलेक्ट ही करना होता है मेंडले डाउन करके कि भाई मुझे वैंकूवर स्टाइल के अंदर ही रेफरेंसेस चाहिए अपने। तो उसके बाद में जब तुम कोई चीज टाइप अपना वर्ड में टाइप कर रहे हो, वर्ड में जब तुम लिखोगे, अपनी थीसिस बनाओगे, तो उसके बाद जो रेफरेंस लिखना है कि भाई ये मैटर मैंने कहाँ से उठाया, तो वो तुम जो उसकी वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह देख लोगे, तो तुम जस्ट क्लिक करोगे तो वो अपने आप ही ये सारा कुछ सेट करके उसमें ऑटोमेटिक लिखा आ जाता है। तो आधा काम वो कर देता है, इसलिए तुमको तो मेंडले कर लेना। और अगर कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हो, उसका ये वर्ड कि ये पहले क्या था, दूसरा क्या था, तीसरे क्या था, क्योंकि जब तुम किसी बढ़िया सी किताब उठाओगे मतलब पढ़ने के लिए, और तुम देखोगे यार इसने तो मटेरियल बहुत अच्छा दे रखा है और मेरे काम का है, तो तुम उस किताब के भी रेफरेंसेस चेक करोगे, ताकि तुम्हें और इधर उधर ढूंढने से अच्छा कि तुम उस किताब में रेफरेंसेस देखो कि इसने ये मटेरियल कहाँ से देखा, तो तुमको भी शायद उसमें अपना और मटेरियल मिल जाए एक तरीके से। तो रेफरेंसेस पढ़ने तो अगर तुम्हें आते होंगे, लिखने का तो तुमको मैनेजर हेल्प कर देगा, और तुमको एक फॉर्मेट बता दिया कि भाई ये वैंकूवर वाला देख लो ना, इसमें बुक कैसे लिखते हैं, तो वो तुमको लिखना बता देगा। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर तुमको सिर्फ ये ऑटोमेटिक तुम नेट से हेल्प लेते रहे और मेंडले से हेल्प लेते रहे, तो तुम खुद रीड करना नहीं आएगा तुम्हें, और रीड करना तुम्हें उल्टा हेल्प करेगा नए रेफरेंसेस और नए मटेरियल को ढूंढने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। मेंडले है, जोटेरो नाम से भी आता है, और एंड नोट करके नाम से भी होता है, ऐसे करके, पर सबसे इजी मेंडले है और फ्री भी है ऐसे वाला, तो इसलिए तुमको मैंने वही बताया। और इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है कि आप सोचो कि भाई दिखते ऐसे हैं, क्या क्या चीजें उसमें डाल सकते हैं, अगर कोई एक चीज डाल रहे हो उसको लिखते कैसे हैं, वो डिसाइड होता है उसका स्टाइल किसके अंदर। तो तुम्हें ये सब कुछ बता दिया। मेंडले तुम्हें हेल्प करेगा ये सब कुछ करने में, कौन कहाँ ढूंढ सकते हो, तुम्हें टाइप्स भी बता दिए।
अब ये कि भाई अगर इसका बेसिक सवाल पे आ जाओ कि भाई अगर रेफरेंस ना लिखें तो क्या हो जाएगा, ये सोच के देखो कि भाई ये सेक्शन बना क्यों, क्योंकि हर एक सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस थी। एक चीज तुम्हें बता दी कि भाई दो फायदे होते हैं इसके रेफरेंस लिस्ट बनाने के। एक फायदा तो होता है रीडर को, रीडर मतलब जो पढ़ रहा है, तुमने लिख दिया, पब्लिश कर दिया, ये नहीं बिक गया, तुम्हारी थीसिस अपने पास थी, कल को तुम कोई दूसरा स्टूडेंट खोल के देख रहा है तो उसे ये जो मटेरियल तुमने देखा, जैसे कि तुम देखोगे किसी की, तो तुम जो उसके अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखा हुआ है या कहीं भी कोई मैटर लिखा हुआ है वो उसने कहीं और से उठा के लगाया है, तुम्हें ओरिजिनल सोर्स चाहिए। इसका एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं तो जैसे कि हैनीमन ने लिख दिया, डॉक्टर हैनीमन ने ऑर्गन की किताब में, और लिख दिया कि भाई क्रॉनिक डिजीज के अंदर, और लिख दिया उनकी मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंदर। बाकी उसके बाद जो लोगों ने क्या किया, कैंट ने किया या बाकी ऑथर्स ने क्या किया, वहां से वो चीज उठाते और अपनी किताब में लिख देते और बीच में उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिख देते। तो एक तो होता है डिट्टो वर्ड टू वर्ड वैसा लिख के, और उसके बाद उसको अपने नीचे पैराग्राफ में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। धीरे धीरे जो आगे के ऑथर्स थे उन्होंने क्या किया कि भाई सीधा डिट्टो कॉपी पेस्ट भी नहीं करते, उन्होंने क्या किया कि वहां से पढ़ते हैं, जो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक और नरेटिव था या कैसे था, जो टाइप्स हमने पढ़े थे, कि उसको वहां से पढ़ते हैं, खुद ही समझते हैं और उसके बाद सीधा अपनी वर्डिंग्स में उसको लिख देते हैं। अब तुम क्या करते हो कि तुम कैंट की किताब खोलते हो और खोल के वो सेक्शन पढ़ते हो कि वो उन्होंने वहां लिखा है कैंट में कि हैनीमन ऐसा कहते थे ऑर्गन में, विद वो अगर कोई वो दे दें कि किसी एफोरिज्म में। अब तुम क्या करोगे अपने में कि तुमने कहा कि भी मैं तो कैंट से पढ़ा था इस किताब में और लिख दिया। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि तुम अब जो वहां लिखोगे कि मैंने कैंट की किताब से उठाया है कि हैनीमन ऐसा कहते थे, या तो कैंट की कही बात ही उठानी है कि कैंट ऐसा कह रहा है, उसने कोई अपने ओरिजिनल काम के लिए कहा हो। लेकिन जब कैंट अगर हैनीमन के बारे में कुछ कह रहा है तो तुम्हें ये वाला एरिया छोड़ के ये वाला एरिया जहां ओरिजिनल किताब में था तुम्हें वो देखना है। मतलब वो जो प्राइमरी सोर्स था, ये जो चीज हो जाती है ये तो सेकेंडरी सोर्स हो जाती है एक तरीके से, कि सेकेंडरी का वहां का आया यहाँ पे और यहाँ का आया तुमने लगाया, तो ये गलत चीज है ऐसे करके। तो जो रेफरेंसेस होते हैं वो प्राइमरी वाले होते हैं और जितने वो प्राइमरी होंगे, ताकि तुमने वहां जाके दोबारा देखा कि जो ये कैंट बोल रहे थे क्या उन्होंने सही मतलब समझा, इंटरप्रिटेशन में कहीं गलती तो नहीं करती, और उनकी गलती मैं भी भुगतूं कि मैंने उनको पढ़ के अब ये समझ लिया तो क्या हो गया, डेटा आगे से आगे गलत हो गया। इसलिए हमेशा जिसके बारे में बात करिए उसके ओरिजिनल सोर्स पे जाके दोबारा चेक किया जाता है कि यही बात तो थी यही आपके रेफरेंसेस के साथ किया जाएगा। ऑथर के लिए मतलब रीडर के लिए सबसे पहले यही होता है कि वो देखता है कि भाई जो तुमने अंदर लिखा है उसकी साइटेशन करी है, वहां जाके सोच रहा है कि अच्छा ये वाला पैराग्राफ उसने वो कह रहे हैं कि इस किताब से उठाया है, तो मैं वो किताब जाके देखता हूँ। तो वहां किताब के अंदर जो इन्होंने अपनी कहानी के अंदर उसको ऐड करने की कोशिश करी है, क्या यही बात उसने बोली थी? मतलब अगर इसने बोला कि नेगेटिव चीज होती है तो क्या सच में ओरिजिनल वाला नेगेटिव ही बोल रहा है? पता चला कि कुछ और ही बोल रहा था ऐसे करके, और इन्होंने लिखने वाले ने अपनी कहानी में जोड़ दिया उसको। तो ओरिजिनल चीजों को दोबारा चेक किया जाता है। तो रीडर के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि वो चीजों को क्रॉस रेफर कर सकता है ओरिजिनल सोर्स से, अगर रेफरेंस लिस्ट दी गई है। अगर नहीं दी गई तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि वो ये सारी कहानी पैदा कहां से हुई। ठीक है। दूसरा, रीडर को क्या फायदा हो सकता है, सोच के देखो कि क्या है। यही चीज की सबसे बड़ी चीज यही होती है कि भाई कि उससे हेल्प मिलती है, आपकी ऑथेंटिकेशन बढ़ती है एक तो काम की कि भाई बढ़िया बुक्स उठाई थी, तो आपकी भी इमेज बनती है। दूसरा कि ओरिजिनल सोर्स से दोबारा इंफॉर्मेशन सही चेक होती है। और अब ऑथर को क्या होता है, अब ऑथर को जैसे तुमको बताया कि तुम इतनी सारी बुक्स चेक करोगे और साथ ही साथ अगर तुम रेफरेंस नहीं लिखते गए, साइटेशन नहीं करते रहे, तो लास्ट में तुम भूल ही जाओगे कि ये जो मैंने मैटर उठाया कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया मैंने इतना, ये कौन सा कहां से उठाया था, तो इसमें रेफरेंसेस किस में डालूं। पता चला कि तुमने कैंट से उठाया और हैरिंग से उठाया, बोरिक से उठाया ये, और जब ये तुम भूल गए
क्योंकि तुम कोई भी थीसिस या कोई भी काम ऐसा तो है ही नहीं कि भाई 2 दिन में 3 दिन में करके खत्म कर रहे हो, वो लास्ट पॉइंट में कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन पूरा नहीं काम कर सकते, और इंट्रोडक्शन से लेकर या एंड तक कोई भी नहीं इतना जल्दी नहीं कर सकता। तो उसके बाद में क्या तुम्हारे सेक्शंस में काम होगा, कभी तुम थोड़ा बहुत काम कर पाओगे, फिर शायद 15 दिन ना कर पाए या 10 दिन नहीं कर पाए, डेटा कलेक्शन में रह गए, तो जब भी तुम थोड़ा सा काम कर रहे होगे तुम खुद भूल जाओगे तुमने कौन सी बुक्स में से किया है। तो अगर तुमने वहीं उसका रेफरेंस नहीं लिख दिया, बुक का सारा टाइटल वगैरह नोट नहीं किया, तो बाद में 10 दिन बाद जब तुम दोबारा देखने आओगे तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ऑथर के लिए हेल्पफुल होता है कि एक तो उसका थॉट प्रोसेस बनाने के लिए कि अच्छा ये सेक्शन मैंने यहां से उठाया था, ये यहां से उठाया था, ये यहां से उठाया था, उसका थॉट प्रोसेस सही बनता है, सही तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पाता है उस बात को। और तीसरा कि भाई उसको कल को खुद फायदा होता है कि भाई भूलने से बच जाता है। तो रेफरेंसेस दोनों को फायदा करती हैं अगर ढंग से बनाई होती हैं, ढंग से करी होती हैं, और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, जस्ट जब तुम कर रहे हो तब तभी 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं, उसके अलावा उसमें कोई मेहनत नहीं है। तो इसकी सिंसियरिटी शो होती है। अब एक चीज तुमको मैंने बता दी थी कि भाई बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस, अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या क्या फर्क होता है। बिब्लियोग्राफी मतलब जो तुमने देखा, साइटेशन बताया था जैसे मैंने तुमको, जिस चीज की तुम साइटेशन करोगे, मतलब जिस जिस किताब से तुमने बुक उठा के वहां लिखी होगी तो उसके आगे नंबर लगाओगे, एक तरीके से साइटेशन करोगे। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ साइटेशन करे हुए मटेरियल की लिस्ट बनाओ, मतलब जिस जिस किताब से तुमने सिर्फ मैटर उठाया है उसकी लिस्ट बनाओ, तो उसे कहते हैं रेफरेंस। लेकिन अगर कोई चीज कोई बुक्स ऐसी हैं जिसका तुमने मैटर तो नहीं उठाया लेकिन उसने तुम्हें थॉट में भी हेल्प करी या कोई और सेक्शन में भी हेल्प करी बनाने में, मे बी जैसे कि कोई लेक्चर्स देखे, उसने उसका मैटर तुम उठा के नहीं डाल सकते, लेकिन उस लेक्चर्स ने तुम्हें हेल्प किया रिसर्च मेथोडोलॉजी समझने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए, थीसिस पूरी पूरी लिखने के लिए, तुम्हें किसी भी पार्ट के अंदर हेल्प करी है तुम्हें, तो वो अगर तुम उसका एक लिस्ट बनाते हो और वो उसमें डालते हो तो उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब जो तुमने कहीं से भी कुछ सीखा, भले उसमें से मैटर अपनी थीसिस में डाला है या नहीं डाला है, वो सब जो मैटर होता है उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो तुम्हारा को बिब्लियोग्राफी मांग रहे हैं या रेफरेंसेस मांग रहे हैं। और बिब्लियोग्राफी के अंदर भी अगर तुमने बिब्लियोग्राफी भी बनाई तो साइटेशन तो उसमें भी डलेगी, कुछ चीजों की साइटेशन होगी, कुछ की नहीं होगी। अब जो साइटेशन भी है, जैसे कि जैसा जैसा कोई स्टाइल होता है, तो बुक के लास्ट में तुम देखते हो कि कई बार तो क्या होता है कि जैसे कि डॉक्टर हैं जो ऑथर का जैसे नाम बताया मैंने तुमको बताया, तो उज़मा मुनीर, तो एम आ गया ना, तो मुनीर के बाद में मुनीर यू लिखा होगा। तो कई बार तो ये जो सारी बुक्स लिखी, मतलब जो रेफरेंसेस होती हैं, ये सारा अल्फाबेटिकली लिखा होता है, और कई बारी जैसी साइटेशन करी गई है 1 2 3 4 कि जहां पे अगर जो 1 वाली किताब थी वो पहले 1 के नाम पे आ जाएगी, भले उसका जो ऑथर था उसका नाम जेड से शुरू हो रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा स्टाइल यूज किया, और जो लास्ट में लिस्ट बनेगी वो अल्फाबेटिकली मांग रही है या साइटेशन के अकॉर्डिंग मांग रही है, या बुक्स, जैसे कि बुक्स की अलग हेडिंग, जर्नल्स की अलग हेडिंग, जैसे तुमको मैंने एग्जांपल दिखाया था कि वो हेडिंग्स के अंदर मांग रही है। और हेडिंग्स के बाद ये नहीं है कि हेडिंग्स के अंदर भी अल्फाबेटिक फॉलो हो रहा है कि भाई हेडिंग्स तो है बुक, लेकिन उसके अंदर ए नाम से आने वाली पहले, जेड नाम से आने वाली बाद में, या कि साइटेशन से आने वाली कि साइटेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ऐसे करके। तो ये पूरा पैटर्न है, और ये इतना मुश्किल लगता है एक बार तुम इसको देख लेते हो, तो उसके बाद नहीं है जब तुम करने बैठोगे उसके बाद में, उसके बाद तो बस आगे पीछे करना होता है कि भाई ये सही लिखा गया ना, अब इसको फर्स्ट नंबर में डालना है या थर्ड नंबर डालना है, फोर्थ नंबर में डालना है, ये लास्ट डेज में देखेंगे, और एक दिन का काम भी नहीं होता इसको करना, पर लेकिन सही तरीके से पहले लोकेट कर लो। ठीक है तो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये तीनों जगह यूज हो रही है, मतलब कुछ सेक्शंस कहीं यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुमको रेफरेंस साइनोसिस में भी हुई, थीसिस में भी हुई, और उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा रहता है उसका, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है। साइनोसिस में तुम्हारे पास बहुत कम चीजों को तुमने पढ़ा और उसी से डिसाइड कर लिया, ये रेफरेंस लिस्ट लंबी हो गई थीसिस में, और उसमें से भी क्रिस्प निकाल के जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो तुमने डाली रिसर्च पेपर में, तो रेफरेंस का इंपॉर्टेंस ही बढ़ता जाता है इस तरीके से। ठीक है, और क्या इसके अंदर तुमको मैं बता सकती हूँ कि हाँ, उसमें पूछ। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में ना, अब जैसे तू लाइब्रेरी में गई तो तूने कम से कम 20 बुक्स उठाई, उसमें से तूने कोई मैटर डाला, 5 किताबों से मैटर उठाना,
20 बुक्स देखी, उसमें से 5 बुक्स तुझे लगा तेरे काम की है, इसमें तेरा मैटर डलेगा। तो जो मैटर डलेगा, अगर तूने सिर्फ उसी का ही लास्ट में मेंशन करना है कि किस किस चीज का मैटर डला है, तो उसे कहते हैं रेफरेंस। लेकिन जो तूने 20 बुक्स जाके पढ़ी, उसमें से सच में तेरे को हेल्प करने वाली, हो सकता है 5 वेस्ट थी कि भाई इसमें तो मेरा मैटर मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, लेकिन कुछ और 2-3 बुक्स और थी जिसने तुझे मैटर तो नहीं दिया कि जो तू अपने अंदर डाल सके अपने उसके अंदर, लेकिन तुझे हेडिंग्स क्या होती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जैसे मैंने तेरे को बताया कि भाई जैसे ये एक लेक्चर है, ये इस लेक्चर को भी तुम अपनी लिस्ट में अगर डाल दो कि भाई मुझे एक लेक्चर सुनने को मिला था जिसमें मैंने सारा कुछ सीखा, रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे करते हैं, ये करते करते ये कैसे करते हैं, तो अगर तुम इसको अपनी लिस्ट में डाल दो और उस चीज को अपनी रेफरेंस लिस्ट तो डलेगी डलेगी, मतलब जो जिन जिन चीजों को तुमने लिखा है वो तो डलेगी डलेगी, साथ में मेरी वाला नाम या किसी और चीज का बुक का नाम जिसका तुमने मैटर तो नहीं उठाया लेकिन उससे सीखा कुछ, तो अगर तुम्हारे थॉट को भी हेल्प करी, तुम्हारी लर्निंग में हेल्प करी, लेकिन जो लर्निंग है वो उस कागजों में नहीं दिख रही, मतलब रिटर्न फॉर्म में नहीं दिख रही, एक तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर में नहीं दिख रही, तो उन चीजों को अगर तुम इकट्ठा करते हो तो तब बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब 100 चीजें 50 चीजें जो तुमको हेल्प करेंगी बनाने में, सब कुछ उसके अंदर वो चीजें भी आएंगी, ऐड हो जाएगा, रेफरेंस उसके अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब बिब्लियोग्राफी वो चीजें थॉट प्रोसेस वाली प्लस रेफरेंस, दोनों चीजों का प्लस होता है। बिब्लियोग्राफी एज अ होल होता है एक तरीके से, उसमें से कुछ चीजों का साइटेशन होगा, बाकियों का नहीं होगा, क्योंकि थॉट का क्या साइटेशन, थॉट का क्या उसमें लिखा थोड़ी ना कहीं जाके। लेकिन अगर सिर्फ उसमें रेफरेंस लिखना हो तो रेफरेंस का मतलब कि सिर्फ वो चीजें जो मैंने यहाँ जिस बुक से मैंने उठाई उस बुक का नाम बस, मेरे और कहाँ से लर्निंग करी गई, किसी सेमिनार में मैं गई, किसी पर्सनल, जैसे मैंने तुमको इसलिए तुमको पहले वो दिखा दी थी मैंने कि उसमें लिखा हुआ है पर्सनल कम्युनिकेशन, फोन पे भी तुमने किसी से कुछ सीखा समथिंग, वो सब कुछ डल सकता है, सब कुछ डलेगा बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी मतलब पर्सनल जो तुमने सीखा प्लस रेफरेंसेस, ये दोनों चीजें बिब्लियोग्राफी। और अकेला रेफरेंस जिसमें से फालतू चीजें सब हटा दो, सिर्फ यहाँ कागजों में जो डला है उसका ही बताओ कौन सी किताब से उठाया है, बस। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? चलो मैं तुमको ये स्लाइड देख लूंगी, दिखा देते हैं। साइटेशन समथिंग, साइटेशन का समझ में आ गया था ना तुमको, साइटेशन क्या चीज थी? हाँ, तो ये तीनों के टर्म्स क्या होती हैं? लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन यू कंसल्टेड, रेफरेंसेस, डिटेल डिस्क्रिप्शन जिसका तुमने दिया, साइटेशन जब तुम एक्नॉलेज करते हो कि जो तुमने टेक्स्ट फॉर्म में जो लिखा है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 डालने लग जाते हो, तो वर्ड फॉर्म में ये इसको जो प्रैक्टिकल फॉर्म में मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, इसका क्लिक कर लो। और क्या तुम्हें हेल्प कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसका मतलब इसको लिखने लगेंगे ना, उसको सीखने लगोगे तो एक एक स्टाइल हमें सिखाया गया था कि भाई इतने क्या क्या चीज का मतलब ये कह सकते हैं रेफरेंस लिखना होता है, ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है। अब जैसे जब तुम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने लगोगे तो अगर कुछ उसमें से ऐसी वर्डिंग लिख रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल है कि ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रेफर्ड, अगर इसको बोलेंगे रेफरेंस मतलब ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, यही बताना होता है ना कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, उसको कहते हैं रेफर करना। तो अगर कोई चीज फैक्ट है, जैसे कि एग्जांपल ये है कि नियोनेट्स आर बेबीज फ्रॉम डे 0 to 28 days ऑफ बर्थ, ये एक फैक्ट है। ये लाइन लिखने के लिए ये लाइन तुमने कहां से उठाई ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक तरीके से जनरल फैक्ट है, और ये वेरी नहीं होगा, मतलब इस पे सवाल खड़ा नहीं होगा, एक तरीके से डेफिनेशन टाइम समथिंग हो गया एक तरीके से। तो ये तुम्हें पता है, ये पढ़ने वाले को भी पता होगा, और ये सबको पता होगा एक तरीके से, यूनिवर्सल होगा, तो ये फैक्ट हो गया एक तरीके से। इसका रेफरेंस नहीं चाहिए, ये कहां से आया, ये सबसे पहले किसने बताया, अब ये कहां ढूंढते फिरोगे इसका। तो तुमने किसी किताब से उठा के अगर ये लाइन लिख भी दी तो उस किताब ने वो कहां से उठाई, जो ओरिजिनल सोर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये पंगा हो जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती, फैक्ट की वैसे जरूरत नहीं होती।
लेकिन जैसे ये एग्जांपल है, स्पाइनल एनेस्थीसिया रिड्यूसेस पोस्ट ऑपरेटिव एपनिया इन प्री मैच्योर न्यूनेट्स। ये लाइन कि स्पाइनल एनेस्थीसिया करने से जो प्री मैच्योर न्यूनेट्स होते हैं उनमें वहां उनकी हेल्प मिलती है एपनिया में, ये जो लाइन है इसको रेफरेंस चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकली यूज हो गई, मतलब कि पढ़ने वाले ने ये लाइन पढ़ ली और उसने अपनी लाइफ में अपने क्लिनिक में यूज करनी शुरू कर दी और उसका आ गया उल्टा इफेक्ट, तो ये रेफरेंस ओरिजिनल कहां से आया, किसने कहा था सबसे पहले, कोई कुछ हुआ तो होगा ना, ये लाइन क्रिएट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ना, तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कहां से आई है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये अपने जो अपने लाइन लिखी जाती है, जो यूनिवर्सल एक तरीके से होती है, उसका नहीं होता, लेकिन जो उसके बाद जो अपने मेडिकल लाइन में हर एक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका रेफरेंस दिखाना होता है, और जितना प्राइमरी तुम निकालोगे तुम उतना ही बढ़िया तुम्हारा काम है एक तरीके से, ठीक है। और तुम्हें हेल्प कर सकता है कि हाँ, एक चीज ये हेल्प और कर सकती है तुम्हें कि जो तुम्हें साइटेशन बताई थी कि साइटेशन कैसे करते हैं, तो साइटेशन का एक एग्जांपल ये देखो कि ये है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक कोई लाइन है, इसके ऊपर लिखा गया, यहाँ पे रेज़ टू दी पावर की तरह लिखा जाता है। अगर ये पूरी लाइन एक ही किताब से उठाई है तो यहाँ पे उसी एक किताब का नंबर होगा। मे बी ये जो लाइन है ये 2-3 किताबों से भी उठाई जा सकती है कि भाई उस किताब में मिला, उस किताब में मिला और उस किताब में भी मिला। तो किसी लाइन को जितना ज्यादा साइटेशन मिल जाता है, सोचो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी भारी वैल्यू होती है। अरे 3 लोग एक ही बात बोल रहे थे तो ये लाइन बहुत भारी हो गई, तो नए तरीके से तो ये उसको हेल्प करती है। लेकिन इसको जो इसका सही तरीका है लिखने का वो ये है कि भाई जो ये डॉट आता है ना लास्ट में, रेज़ टू दी पावर होती है, जो ये फुल स्टॉप आएगा ये उससे पहले आएगा। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसके बाद ये 1 2 3 लिखा हुआ, कॉमा लिखा हुआ, लेकिन इसके बीच में सेमीकोलन नहीं आना, कॉमा आना है। तो ये उसका सही तरीका है उसको लिखने का। ये साइटेशन की बात होता है, तो इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, अगर जितना तुम कर देते हो उतना ही हेल्पफुल है। और इसका और प्रैक्टिकल की भाई कौन से वाला तुम्हारा स्टाइल है, वैनकूवर स्टाइल है, तो उसका वीडियोस वगैरह देखना, तुमको बहुत प्रैक्टिकल्स उसमें एग्जांपल्स मिल जाएंगे। उसके अंदर मैं तुम्हें ऑल ओवर जनरल बता दिया कि बाइबिलियोग्राफी क्या था, रेफरेंस क्या था, और उसके बाद में जो क्या क्या चीज की लिस्ट बन सकती है, और कौन सी एक वर्ड है अगर बुक है तो उसको कौन से, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं इसको लिखने के, तो उसको कैसे लिखना है उस स्टाइल के अंदर, ये उसका पर्टिकुलर जाके एग्जाम्पल देख लो कि मैं वेबसाइट देखना काउ लिखना चाहता हूँ या किसको लिखना चाहता हूँ। और थोड़ा शुरू से ही मैंडली की ले लो रेफरेंस, उसमें हेल्प ले लो, तुम्हें हेल्प करेगा। क्यों चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। ओवर द टाइम तीनों जगह इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ऑथर को भी हेल्प कर रहा है, रीडर को भी हेल्प कर रहा है, और ये तुम्हारी ऑथेंटिसिटी को कितना बढ़ाता है, तुम्हारे मैटर को ओरिजिनल, अगर तुम प्राइमरी जगह जाते हो तो कितना हेल्प करता है तुम्हें, और सेकेंडरी चीजों को जितना अवॉइड करोगे। साइटेशन करोगे, एक जगह की साइटेशन है, 2 जगह की, 3 जगह की, ये और उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया उसने, ठीक है। शायद कोई एक आधा पॉइंट और कोई रह गया। ऑलमोस्ट यही है। तो तीनों में वर्ड क्या फर्क था। हाँ, एक चीज इसको भी ऐसे भी लिखते हैं, ये भी एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर की, जैसे कि ब्रैकेट्स कैसे बनाने हैं, और कोई ब्रैकेट अगर शुरू कर दिया तो बाद में बंद करना भूल गया एक तरीके से, तो ये जरूर होता है कि भी ऐसे लिखा जाता है, यूज अ हाइफन टू ज्वाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर दैट आर इंक्लूसिव, 2 से 5, मतलब 2 से 5 पेज नंबर तक है, ठीक है। लेकिन अगर पता चला कि कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे तुमको बोला था 137 पहले वाले एग्जांपल में था एक तरीके से, है ना, तो अगर कोई मल्टीपल रेफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कोई तुमने 2 नंबर पेज से भी उठाया, 5 पेज से भी उठाया, लेकिन 3 में नहीं था, तो 2 के बाद 3 में नहीं है तो 4 और 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ तो लिखा गया 2 से 5, मतलब 2 से लेकर 5 नंबर पेज तक ये सारी इन्फॉर्मेशन उठाई गई थी, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन बीच के किसी पेज में नहीं है तो तुम उसको वहां लिखना पड़ेगा। 2 3 में नहीं है तो लिखना पड़ेगा 2 के बाद 4 और 5, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसके जो बीच का ये स्पेस होता है, जैसे 4 और 7 2 नंबर पेज पे है तो यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। स्पेस की, कॉमा की, हाइफन की, ब्रैकेट्स की, डॉट, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी की इंपॉर्टेंस है।
इसी के अंदर, क्योंकि ये अपने लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये बनाया है, उन्होंने ये बताया कि वे डॉट के बाद, कॉमा के बाद इसका ये मतलब है। तो एक तरीके से ये कोड लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब एक तरीके से कि भाई हाँ ये सेपरेशन है, यहाँ स्पेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस इतना ही ऑलमोस्ट तुम्हारे काम आएगा। जिसे अगर बोला जाए तो क्या सीखा, पंक्चुएशन मार्क्स, लिखने का तरीका, ऑलमोस्ट यही आएगा, कैसे क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, ऑलमोस्ट ये मैटर होता है। एक आधी कोई पॉइंट अगर कुछ होगा तो और बता दूंगी। ऑलमोस्ट यही चीजें थी इसके अंदर, इससे ज़्यादा तुमको नहीं सीखने की जरूरत। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है। इन्फॉर्मेशन अपने को 1 घंटा इसको समझने में लगा, इसको तुम करते जाओगे तो तुमको हर एक बुक के उठाने के बाद तुमको 2 मिनट नहीं लगने इसको करने में, अगर तुमको सही तरीके से पता है लिखने का। बाद में नहीं होता ये, बाद में बहुत कचरा है इसका, बाद में गया तो गया, बाद में नहीं होगा ये। हाँ, और अब ये कह सकते हैं कि भाई उसके बाद में कितने रेफरेंस तुम लिख सकते हो। मान लिया एक बंदा बहुत पढ़ने वाला है, उसने कितनी बुक्स रेफर करी है, क्या उसकी भी कोई लिस्ट हो सकती है? मतलब कोई लिमिटेड नंबर हो सकता है। प्रोटोकॉल में तुम्हें बताया होगा कि पूछे भाई कितने लोगों का रेफरेंस लिखना, तो बताते हैं कि मुश्किल से 10, 12, 15 लोगों से ज्यादा रेफरेंस उसमें मत डालना। थीसिस में कोई लिमिट नहीं होती, लोग 100, 150, 200, 400 जितना जगह इतनी रेफरेंसेस होती हैं, और जितनी रेफरेंसेस होती हैं उसका तुम नेट पे डालो, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा होती है अगर वो ऑथेंटिक है और उसका डेटा वहां यूज हुआ है और साइटेशन ढंग से करी गई है, वो कमाल होती है। मतलब तुम देखोगे, अगर तुम ये जो गूगल स्कॉलर और ये जिसपे तुम पबमेट वगैरह पे सर्च कर रहे हो चीजें उठा उठा के, वो जो पेपर्स जिनके रेफरेंसेस बहुत बढ़िया थे, सही ढंग से साइटेशन करे हुए थे, वो उन रिसर्चर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और लोग दोबारा अपने पेपर में उन रिसर्चेस का रेफरेंस देने लगते हैं। मान लिया कि मैंने कोई काम किया और उसमें मेरी रिसर्च जो रेफरेंस लिस्ट है वो बहुत अच्छी से बनी हुई है, तो मैंने कल उसको पब्लिश हो चुकी है, वो मैंने डाल दिया उसके अंदर, पबमेड में डाल दिया। तो कल को क्या हुआ कि किसी इंसान ने पढ़ा, उसने पूरी वो रिसर्च पेपर खोल के देखा और देखा अरे नीचे तो 150 रेफरेंसेस है, तो उसको लगता है अरे भाई इसने 150 किताबें देखी हैं कम से कम ये 2-4 पेज लिखने के लिए, अपना थीसिस का काम करने के लिए। तो नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करते कि तुमने थीसिस 150 पेज की बनाई थी, 200 की बनाई थी या 50 की बनाई थी। तो वो जो मैटर बनाया था वो कितना ऑथेंटिकेट है होता है, ये मतलब ये मैटर करता होता है। तो 50 पेजेस की थीसिस के लिए भी अगर मैंने 150 पेजेस की रेफरेंसेस यूज किए हैं, जो भी बिब्लियोग्राफी जो भी मैंने यूज करी है उसके अंदर, उससे उसका फर्क पड़ता है, उससे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है उसकी। तो तुम अपने लिए भी जो मैटर सर्च कर रहे हो, तो तुम ये देखो कि जिसको तुम देख रहे हो जाके, जिस पेपर को, उसने कितने रेफरेंसेस लिए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया। अब रिसर्च पेपर में क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, वो थोड़ा सा कम करवा देते हैं, लेकिन वो एक तरीके से बढ़िया क्रिस्प वाले लिखवाएंगे। अगर उसकी ओरिजिनल थीसिस कहीं से मिले, उसका ओरिजिनल पढ़ने को मिले, तो देखना उसने कितने रेफरेंसेस यूज करे। तो जितने रेफरेंसेस होते हैं, जितनी भी तुम बढ़िया क्वालिटी की बुक्स भी देखोगे ना, किसी भी की, इवन की ज्यादातर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली और बायोस्टैट्स वाली, इनकी जो बहुत बढ़िया बुक्स होंगी ना, उनके ऐसे 5-5, 6-6 पेजेस के रेफरेंसेस होते हैं, इतने मोटे मोटे, इतने। तो वहां से पता चलता है कि भाई ये किताब बनाई गई, भले 100 पेज की बनाई गई थी, लेकिन इसके रेफरेंसेस 5 या 6 पेजेस के, इतने 150, 200, 500, इतनी लंबी लंबी रेफरेंसेस होती हैं। वो उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उससे पता चलता है। और वो बुक या वो मैटर जो होता है, वो उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग है। मतलब लोग उसमें से मैटर उठा उठा के अपना काम कर रहे होते हैं और उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, उसको अपने पेपर में साइट कर रहे होते हैं कि भाई मैंने वहां से उठाई थी, क्योंकि वो बंदे ने 150 पेजों से चीजें उठाई हुई है। तो इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका करने का। किया कुछ भी नहीं, तुमको अपना मैटर देखने के लिए, अपना मैटर ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजों में धक्का खाना ही पड़ेगा, बस उसको तुम ढंग से लिस्ट कर दो। ठीक है, ओवर। और कोई पॉइंट होगा तो बता दो।